चलो जी, बैठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बैठ जाओ। बैठ जाओ। जी मेरे बच्चे, यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सवाल सुने दो बच्चे का प्लीज। बाकी दोनों है उसमें डिविडेंड डिवाइड करते हैं डिवाइड रेट। अब अगर 10 मार्केट 10 बंदा मार्केट में उनकी अलग-अलग डिवाइड रेट होगी, तो जो बाकी दोनों मेथड है उसमें फिर अलग-अलग मार्केट ऑब्वियसली बिल्कुल अलग-अलग आएगी। वेरी गुड सर। आगे हम जाके एक चीज पढ़ेंगे कि इन मेथड से जो वैल्यू हम निकालते हैं ये वो वैल्यू होती है जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। जो आप अपने मॉडल से वैल्यू निकालते हो ना, वो वैल्यू होनी वो वैल्यू होती है जो होनी चाहिए। अब आप उसको कंपेयर करते हो मार्केट वैल्यू से। हम ये अज्यूम करते हैं इस पूरे कोर्स में कि जो वैल्यू होनी चाहिए वही मार्केट में एग्जिस्ट भी करेगी, हम ये अज्यूम करते हैं। अदरवाइज तो मामला फिर बहुत आउट हो जाएगा ना। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज थोड़ी और टेक्निकल चीजें हमने देखनी है। जी मेरा बच्चा, देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो हमारी क्लास का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे, पौने 2 घंटे, 1.5 घंटा। मैं ना उसको सिस्टमेटिकली लेके चलता हूँ, जैसे मैं बीएफडी में लेके चलता था। ये सारी चीजें एक एक करके आगे आती जा रही है कि एक कंपनी कब शेयर प्रीमियम पे इशू करेगी, कब डिस्काउंट पे इशू करेगी। ये सारी चीजें आगे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं पहले ना मतलब इस सब्जेक्ट की थीम पिक करवा दूं आपको, ये सारी चीजें आ जाएंगी जब हमारा वैक खत्म होगा ना। वैक का चैप्टर खत्म होगा, हमारा रिजल्ट आ चुका होगा। ठीक है ना। वैक का जो पूरा एरिया है ना, जो 50 मार्क्स का है, हमारा रिजल्ट आ चुका होगा। रिजल्ट तक हम इंशाल्लाह वैक अपना कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो हमने बजटिंग और एनपीवी, जो तीसरा एरिया है जिसके 20 से 25 मार्क्स है, वो इतना लेंदी नहीं है। मुश्किल है, लेंदी नहीं हो। ये वाला एरिया जिसमें आपको मुश्किल भी है लेंदी भी है। थ्योरी वाला एरिया कंपैरेटिवली बहुत आसान है। तो जी जी, वेरी गुड सर। मैं फिर उर्दू जुबान में समझा दूं। एक कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो 1000 तरीके से उसकी वैल्यू निकलेगी। बाज़ औक़ात उसकी वैल्यू एक्सचेंज से पता चल जाएगी, नहीं पता चली तो क्या होगा, फिर आप एस्टिमेट करोगे। एस्टिमेट किन कंपनीज की वैल्यू को किया जाता है? जिनकी वैल्यू लिस्टेड, जो जिसकी वैल्यू लिस्ट नहीं है। मैंने आपको डिविडेंड मॉडल करवाते हुए पहली चीज क्या बताई कि उन कंपनीज के लिए यूज करो जो जिनकी मार्केट वैल्यू पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आराम आराम से चलेंगे, इंशाल्लाह सारी चीजें सेट हो जाएंगी। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, बीएफडी में बच्चा आता है ना, शुरू की 5-6 क्लासेस उसको मुश्किल फील होती है। ठीक है ना। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका था, पता है, मैं स्टार्ट करता बजटिंग से, मैं स्टार्ट करता एनपीवी से। एक सवाल नहीं पूछते थे। फिर होता क्या, मैं उस पर लगा देता 1.5-2 महीने। मैं फिर इस एरिया के ऊपर आता, और फिर ये एरिया मुझे मजबूरन क्या करना पड़ता, भगाना पड़ता। मैं इस पर टाइम लगा दूंगा, ये नया एरिया है, सवाल बनने 50 नंबर के इस एरिया से। ठीक है। 50 मार्क्स इस एरिया से आना है, तहम्मुल और तसल्ली से बैठना है तुम लोगों। ठीक है। मैं 10 साल से बीएफडी पढ़ा रहा हूँ, सुकून से बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा जी, वीक में कितनी क्लासेस होती हैंगी? अच्छा, वीक में हमारी एमएफए की क्लासेस हैंगी 4, 4 हैंगी। ठीक है। अभी 3 है, अभी 4 हो जाएंगी हैंगी। ठीक है। अच्छा जी सुनो सर प्लीज, बोर्ड पे देखना दोस्त। आज मैं थोड़ा सा ना मुश्किल चीजें लेके चलूंगा, जरा दिमाग हाजिर रखना। ठीक है। मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो। आपको मैंने कहा जनाब, एक कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो लेकर आए 5 लाख रुपए। कितने लेकर आए? 5 लाख रुपए। कंपनी ने डेट लिया है 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख रुपए का। 5 लाख किससे लिए हमने? शेयर होल्डर से लिए। 2 लाख रुपए हमने किससे लिए? डेट होल्डर से लिए। शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि हमें इसके ऊपर 16% का रिटर्न मिले। ये रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है जी, ये रिटर्न है किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के लिए खर्चा है, कॉस्ट है। कंपनी को ये कमा के देना है भाई इनको, ऐसा। ये पैसा 5 लाख रुपए शेयर होल्डर्स ने किसको दिया है?
कंपनी को दिया है। शेयर होल्डर क्या सोच के हमें क्या करना है, क्या कमाना है, 16% कमाना है। कंपनी ने बैंकों से भी 2 लाख रुपए लिए, बैंकों ने क्या करना है सर, 9% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, डन। ये दोनों पैसे पड़े हुए कंपनी के पास। कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हुए टोटल, 7 लाख। बताओ इस 7 लाख पे हमने कंपनी को क्या कमा के देना है सर, हमने इस 7 लाख में से 5 लाख रुपयों पे हमने कमाना है 16%, और हमने 2 लाख रुपयों पे कमाना है 9%। हमने टोटल 7 लाख रुपयों पे क्या कमाना है, कितना, 14%, पूरा पूरा। अच्छा 14% हमने कमाना है, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, आप हो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, अब हमें पूरी पिक्चर समझ में आना शुरू होगी। आप कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आपको मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं, मैं कंपनी का सीएफओ हूं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, मैं सीएफओ हूं, मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं। सर अब आपको पता है हमारे पास 5 लाख रुपए शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किए टोटल, ये 5 लाख रुपए शेयर होल्डर्स की टोटल वैल्यू है करंटली जो इन लोगों ने दिए। 16% ये कमाना चाह रहे हैं सर, डेट होल्डर कमाना चाह रहे हैं 9%, इनसे हमने 2 लाख रुपए लिए। सर हमारे पास 7 लाख रुपए, कितने, 7 लाख रुपए। सर इस 7 लाख रुपयों पे हमने 14% का वेटेड एवरेज रिटर्न कमा के देना है, नहीं कमा के देंगे हम फंस जाएंगे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब ये बातें सुनी उसके जहन में पहली चीज क्या आई कि हमने 7 लाख रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां हम 14% से ज्यादा कमा सकें, ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये 14% आपने निकाला ये क्या है, ये वैक है, क्या है ये वैक है। पूरे कोर्स में आपने वैक ही निकालना है, 50 नंबर जो पूरे कोर्स के वो सिर्फ ये रेट कैलकुलेट करने के। अब बताओ जो रेट आपने कैलकुलेट करने के लिए कोशिश की है इसके कितने डिटर्मिनेंट्स हैं। एक है इक्विटी की वैल्यू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट, जिसको आप उर्दू जुबान में क्या कह रहे हो, के। शेयर होल्डर्स क्या मांग रहे हैं वो के कहलाएगा, ठीक है जी। पैसे कितने दिए शेयर होल्डर्स ने सर, इक्विटी। क्या मांग रहे हैं के, प्लस प्लस डेट की वैल्यू कितनी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय के डी। शेयर होल्डर्स सॉरी डेट होल्डर क्या मांग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट जिसको आप उर्दू जुबान में कहते हो। मुझे बताओ ये कौन मांग रहा है, शेयर होल्डर्स। ये कौन मांग रहा है, डेट होल्डर्स। ये कौन लाया, शेयर होल्डर्स। ये कौन लाया, डेट होल्डर्स। इनको मैं एडअप करूं तो मैं इसको डिवाइड करूं किससे, इक्विटी प्लस डेट से, क्या निकल आएगा मेरे पास, वैक निकल आएगा। डन, क्या निकल आएगा, वैक निकल आएगा। ऐसा मानते हो, ये मानते हो। बताओ वैक के कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, चार चार चार। कौन कौन से, इक्विटी, के, डेट और केडी, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, पूरे कोर्स में आपको सिर्फ ये 4 चीजें मालूम करना आना चाहिए, बस 50 नंबर इन 4 चीजों के। ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये गिवन नहीं होंगी, ये आपको क्या करना पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। इनमें ये जो के है 70% बीएफडी का यही है कि ये मालूम कैसे करना है, ठीक है जी। बाकी ये 3 डिटरमिनेंट्स मालूम करना कंपैरेटिवली आसान, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, और तो सुनना, कंपनी को क्या कमाना है ओवरऑल बेसिस पे। केई की फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को केई क्यों लिखते हैं, मैंने कहा था इस पे मेरी तरफ से क्या जवाब है, मुझे नहीं पता, ठीक है जी। ये कोई ग्रीक वर्ड है, उससे इन्होंने निकाल के केई कर दिया, ठीक है जी। एग्जाम में केई कहेगा तो अब सुनना है, जरा सुनो। मुझे बता कंपनी ने कमाना क्या है, 14% कमाना, ऐसा। और तो सुनना अच्छे तरीके से एक चीज सुनो, अच्छे तरीके से एक चीज सुनो, और तो सुनना। ए ने कंपनी को दिए 10 रुपए, कितने, 10 रुपए दिए। ये शेयर होल्डर है। ए ने कहा भाई मुझे 10 रुपए पे क्या दोगे, कंपनी ने कहा हम तुम्हें डिविडेंड देंगे, कितने का, 2 रुपए का। कितने का, 2 रुपए का। बताओ ए अपने 10 रुपए पे कितने % का रिटर्न कमा रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना, 20%। ये मानते हो ए कितना कमा रहा है, 2 रुपए का डिविडेंड कमा रहा है 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। मेरे बच्चों में को ग्रीक और मतलब उस जुबान में को पश्तो जुबान में को बात तो नहीं कर रहा ना, नॉर्मल बात कर रहा हूं कि 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे क्या कमा रहा है, 2 रुपए कमा रहा है, यानी कि कितने कमा रहा है, 20% कमा रहा है। और तो सुनना, हमने शेयर होल्डर का इंटरव्यू किया, मिस्टर ए आपको क्या चाहिए, मिस्टर ने कहा मुझे 20% चाहिए। हमने कहा तुम्हें कंपनी दे रही है, हाँ बिल्कुल दे रही है। ए ने शेयर उठा के बी को बेच दिया, किसको बेच दिया,
बी को बेचा 12 रुपए में, कितने में? कंपनी को पता ही नहीं है, कंपनी को पता ही नहीं है ये। कंपनी ने बी को भी डिविडेंड दिया कितने का? 2 रुपए का। कंपनी के पास तो एसेट्स नहीं बढ़े ना। ए ने जब बी को शेयर बेचा तो पैसे किसने अपनी जेब में डाले? ए ने अपनी जेब में डाले। कंपनी की जेब में तो कोई पैसा नहीं आया ना भाई, कंपनी के पास तो अभी भी 10 रुपए ही है। कंपनी ने उस पर कमाया क्या? 2 रुपए। हम गए बी के पास, बताओ बी को क्या रिटर्न मिल रहा है? 16 पॉइंट। क्या बी को 20% मिल रहा है? क्या कंपनी अब ये क्लेम कर सकती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न दे रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि बी कहेगा भाई मैंने तो शेयर खरीदा 12 रुपए में, मैंने शेयर 12 रुपए में खरीदा है और घंटा भी मुझे रिटर्न 20% का नहीं मिल रहा। ऐसा बी ने शेयर बेचा सी 15 रुपए में। गौर सुनना, कंपनी इसको भी डिविडेंड दे रही है 2 रुपए का। बताओ क्या आ रहा है? अब सुनना जरा दोस्त, एक चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछा गया, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आप कंपनी के मालिक हैं, आप बताएं कंपनी कितना रिटर्न दे रही है शेयर होल्डर को? चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा हम 20% का रिटर्न दे रहे हैं। सी ने कहा पागल बना रहे हो बेवकूफ के बच्चों, मुझे तुम लोग रिटर्न दे रहे हो 13% का, मैं को पागल नहीं हूं, 13% का रिटर्न दे रहे हो तुम लोग, ठीक है जी, 13% ज्यादा का रिटर्न नहीं दे रहे हो मुझे। इतना सोच तो हो नहीं सकता है। अच्छा जी सुनो, अब सुनो 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 सुनो, क्या कंपनी ये कह सकती है कि मैं 20% का रिटर्न दे रहा हूं? नहीं सर, सी नाराज है, सी मांग रहा है, सी कहता है मुझे 15% का रिटर्न ही दे दो। कंपनी कह रही है हम तो 20% का रिटर्न दे रहे हैं। सी कह रहा है बंगियों 15 रुपए मुझे 2 रुपए का डिविडेंड देते हो, किस खाते में तुम मुझे 20% दे रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है क्या वो सही बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है? उस बंदे को इतना पता होना चाहिए कि वो जिसको सेटिस्फाई करने के लिए बैठा है वो करंट इन्वेस्टर है, वो पुराना इन्वेस्टर नहीं है। कंपनी इस वक्त किसकी नीड्स को पूरा करे? सी की नीड्स को पूरा करे। ए और बी चले गए, ए और बी चले गए, तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी का जो करंट शेयर होल्डर है वो कौन है? उसने कितने रुपए का शेयर खरीदा है? 15 रुपए का। तो सर कंपनी को वो कह रहा है मुझे 15 रुपए पे 15% का रिटर्न दो। तो बताओ अब कंपनी की रिटर्न की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। क्या अब कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड देकर उसको खुश रख सकता है? नहीं रख सकता। इसका मतलब यह है कि कंपनी को अपनी करंट मार्केट वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए ताकि वो उस पर रिटर्न दे सके लोगों को। कंपनी को अपनी करंट मार्केट वैल्यू का इजाफा होना चाहिए। ऐसा अगर कंपनी को अपने करंट मार्केट वैल्यू का अंदाजा नहीं है तो सर एक बंदा कह रहा होगा मैं 20% रिटर्न दे रहा हूं, शेयर होल्डर कहेगा भंगी मुझे 2% मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या यह जानना जरूरी है कि इस वक्त जो मेरा करंट इन्वेस्टर है वो क्या सोच रहा है, या वो इन्वेस्टर जो 315 साल पहले हमारा इन्वेस्टर था? अब बताओ सर, जब कंपनी वैक निकालने जाएगी तो इस इक्विटी की जगह मार्केट वैल्यू रखेगी या बुक वैल्यू? मार्केट वैल्यू रखेगी। क्या रखेगी? और ये जो केई है ये सी का होगा, ए का होगा या बी का होगा? सी का होगा। इसका मतलब है ये केई और मार्केट वैल्यू, ये केई और मार्केट वैल्यू हर साल तब्दील होते रहते हैं। ये केई और मार्केट वैल्यू क्या होते रहते हैं? हर साल तब्दील होते रहते हैं। तो कंपनी को कब कब वैक निकालना चाहिए? हर पॉइंट पे वैक निकालना चाहिए जब कंपनी ये सोचने पे मजबूर हो कि हम अपने लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ वैक के अंदर इक्विटी की मार्केट वैल्यू रखनी चाहिए या बुक वैल्यू? मार्केट वैल्यू रखनी चाहिए। क्यों? सवाल है बच्चे का जी। यार देखो, अनाउंस तो मैं पार वैल्यू पे ही करता हूं, मैं उर्दू जुबान में कहता हूं ना, जो मेरा इन्वेस्टर आया उसको पार वैल्यू पे शेयर मिला है मार्केट वैल्यू पे? जो बंदे ने शेयर आज खरीदा है वो पार वैल्यू पे खरीदा, मार्केट वैल्यू पे खरीदा? मार्केट वैल्यू पे खरीदा है। क्या सोच के आया वो कि मैं आज जो पैसे दे रहा हूं मुझे उस पर रिटर्न चाहिए, ऐसा? तो मुझे एक बात बताएं, मुझे उसका ख्याल रखना है या मैं बुकिश पे जाऊं, बुक्स पे जाऊं कि भाई बुक पे तो पार वैल्यू पे आ रहा है तो मैं पार वैल्यू पे रिटर्न दूंगा? मुझे एक बात बताओ, मैं एक अकाउंटेंट की सोच रख रहा हूं या एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह सोच रहा हूं, सीईओ की तरह सोच रहा हूं? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बच्चे, कि जो मेरा शेयर होल्डर है वो जो पैसे लेकर उसने शेयर खरीदा है, जो मार्केट वैल्यू दे के उसने शेयर खरीदा है, मुझे उस पर उसको रिटर्न देना है, या जो मुझे डे वन पे बाबा आदम के जमाने में पैसे मिले थे मैंने उस पर रिटर्न देना है? नहीं, मैं उस पर रिटर्न नहीं दूंगा। मैं रिटर्न किस पे दूंगा? हमेशा
करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो कंपनी को ये जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू करंटली क्या चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी अपनी करंट मार्केट वैल्यू को इग्नोर करके काम कर सकती है? हाँ करेगी, लेकिन फिर उसका शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हम कहेंगे भाई हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जिसने शेयर लेना है लो, जिसने नहीं लेना भाड़ में जाओ। हम अच्छी कंपनी नहीं, हम चीजों को मैनेज नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या इन्वेस्टर अपनी मार्केट वैल्यू पे रिटर्न चाहता है या बुक वैल्यू पे? इसका मतलब है मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है और कंपनी का करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। मुझे बताओ, सी ने शेयर बेचने डी को, डी का मे बी रिक्वायर्ड रिटर्न कुछ और हो, तो मुझे बताओ सर मुझे डी का रिक्वायर्ड रिटर्न भी मालूम करना है और मार्केट वैल्यू भी मालूम करनी। कैसे मालूम करनी है, इसी के ऊपर ये पूरा कोर्स है। ये पूरा कोर्स इसी चीज के ऊपर है कि आप शेयर होल्डर की प्रेफरेंस कैसे मालूम करोगे। सर कंपनी शुड बी अवेयर ऑफ द करंट शेयर प्राइस एंड डिविडेंड और रिटर्न शुड बी फाइनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट वैल्यू। हाँ राइट, बिल्कुल सही हुजैफा, यहां तक बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चों। ऐसा अब बताओ, सुनो अब बताओ वैक जी मेरे बच्चे। उर्दू में से कहा कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो मार्केट वैल्यू पे शेयर लेकर आया, तो कंपनी को भी इतना पता होना चाहिए कि जो मैं डिविडेंड दे रहा हूँ वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या बनता है, ये जानना जरूरी है। अच्छा जी, ऐसे तो शेयर 25 का बेच दे तो डिविडेंड ज्यादा ले ले तो कोई भी। अच्छा देखो एक चीज सुनो, जो बंदा शेयर खरीद रहा है ना वो भी बोंगा नहीं है, उसको शेयर में वैल्यू नजर आएगी तो वो खरीदेगा महंगा, अदरवाइज वो महंगा नहीं खरीदेगा। ऐसा सिंपल ये याद रखने वाली बात है कि एक बंदे ने जो आज शेयर खरीदा है, कंपनी के लिए कंसर्न ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। करंट इन्वेस्टर यार वो कंसर्न होना चाहिए। करंट इन्वेस्टर के पास वोटिंग पावर है, करंट इन्वेस्टर सफर करेगा मेरी पॉलिसीज की वजह से। जो बेच के चला गया वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो उसका मतलब अगर वैक मालूम करना है तो वी नीड टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और हमें यही पता होना चाहिए कौन से वाला, ए का, बी का या सी का, सी का। ऐसा तो सर हम सबसे पहली चीज देखने जा रहे हैं, अगर हमें वैक मालूम करना है वी नीड टू अनलॉक दीज टू थिंग्स। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या चीज, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको आप फ्रांसीसी जुबान में यही कहते हो। ऐसा ऐसा अब अगर मैं तुम्हें कल का लेक्चर याद दिलाऊं, सर जो कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई है उन सब की पार वैल्यू तो 10 है ना। अच्छा सुनो, मैं जब छोटा था ना मैं चड्डी पहन के घूमता था, हाँ तुम्हारे घर भी आया था। और फिर बताऊं तुम कब पैदा हुए थे, यहाँ देख लो। तो मैं छोटा सा चड्डी पहन के घूमता था, भाग रहा होता था ऐसा। अब मुझे एक बात बताए, मैं बोलूंगा भाई अब मैं बड़ा हो चुका हूँ यार, अब दुनिया चेंज हो चुकी है। तो यार मुझे बताओ मेरे करंट हालात के हिसाब से मुझे चीजें लेके चलनी चाहिए या नहीं। चूंकि मैंने एक दफा चड्डी पहनी है तो भागा हूं मैं, तो मेरा अब लाइसेंस है वही मेरे पास। नहीं सर नहीं, मेरे घर वाले मेरी जो जरूरियात है वो करंट स्टेटस में देख रहे हैं या बचपन वाले स्टेटस में देख रहे हैं। तो इसी जी मेरे पास वेरी गुड सर। अब सुनो सुनो मैं इस पे जवाब देता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी बात में समझ गया हूँ। जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे डिविडेंड अनाउंस करते हो ना तो वो पार वैल्यू पे अनाउंस करते हो। क्यों? हर एक बंदे की मार्केट वैल्यू तो अलग अलग है, किसी ने एक रेट पे शेयर खरीदे, किसी ने दूसरे। अब आपने कहा हमने 7.5% का डिविडेंड दिया है, एक ने उठ के गालियां दे देनी हमें कि मेरे हिसाब से 2% बन रहा है, एक ने कहा मेरे हिसाब से 4% बन रहा है। तो वहां लॉ के हिसाब से आपको क्या करना है, पार वैल्यू का अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है जी। अदरवाइज हर बंदा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेगा, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं और से देखना, सर कंपनी जो 1980 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है उससे नहीं, 1984 बेटा, 80 नहीं, ठीक है ना। उसके लिए पार वैल्यू देखो मैं फिर बता दूं, पार वैल्यू की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सिवाय इस चीज के कि लॉ में एक नंबर डिफाइंड है 10 रुपए का, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज ओजीडीसी का एक शेयर चल रहा है 160-70 का, कितने का चल रहा है? 100, सिर्फ 88 रुपीज का चल रहा है। अच्छा चलो, इसका मतलब ऑयल एंड गैस में पिटाई हुई है, 80 रुपए का चल रहा है। मैं आखिरी टाइम में जब इसमें इन्वेस्ट किया था तो 120-25 रुपए का चल रहा था। ओजीडीसी का शेयर 120-25 रुपए का चल रहा है, पार वैल्यू उसकी 10 है। यूनिलेवर्स का शेयर 16,000 रुपए का चलता था, पार वैल्यू 50 रुपए होती थी। तो बता पार वैल्यू को फोकस करें मार्केट वैल्यू को। कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया यूनिलेवर से, 10 रुपए का, और कहा कि भाई हमने पार वैल्यू पे 20% का डिविडेंड दिया।
शेयर होल्डर ने कहा ओ खाना खराब, मैंने 16,000 का शेयर खरीदा है, तू 10 रुपए का डिविडेंड दे के मेरे पे एहसान कर रहा है। नहीं, हमारे लिए पार वैल्यू एक एक्सट्रीमली इररेलेवेंट चीज होगी। हमारे लिए रेलेवेंट चीज क्या होगी? मार्केट वैल्यू। अब आओ जरा सुनो, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लॉ से पूछा, ये कॉपी तो नहीं करना है ना, ये करना है तो कर लो पहले। जी मेरे बच्चों, दो चीज पूछो। हाँ, गालियां देके चुप नहीं होंगे, वो अपने शेयर दूसरे को बेच देंगे। अगर हमसे गलती हो गई, हमने कर दिया इन्वेस्ट, हम सोचा 16% मिलेगा, मिला 12%, अब मैं रेक्टिफाई तो नहीं कर सकता ना उसको। तो मैं उसको जो डिविडेंड दूंगा किस परफॉर्मेंस पे दूंगा? पास्ट की परफॉर्मेंस। डिविडेंड कंपनी देती है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कमा चुकी होती है तब देती है। अगर हमें लग रहा है कि आगे भी हम मीट नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? अब उसको पैसे दे देने चाहिए। ठीक है, अब हमें मजीद उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। सर फॉर एग्जांपल सीडीसी इज द मेन सोर्स फ्रॉम योर मार्केट वैल्यू, नो, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सीडीसी क्या होता है, हमें तुम लोगों को सीडीसी का आइडिया क्या? सीडीसी में सिर्फ शेयर पड़े होते हैं। स्टॉक मार्केट हमारे पास सर वो जगह जहां से हमें मार्केट वैल्यू पता चलेगी। चीजों को आगे जाने दो यार, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, आप कह रहे हो सर आंख में हड्डी नहीं होती। रुक जा भाई, आवाज। चलो जी मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो मेरे बच्चों, फोकस फोकस। प्यारा भाई फोकस, छोड़ दो सारी चीजें। अब यार बिल्कुल सुकून से एक चीज समझ लेना, फिर उसके बाद सारे सवाल आपके ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताएं कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड दे रही है, 12.5% का उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। बताओ इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? 100 डिविडेंड डिवाइडेड बाय के। ये क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमने डिस्कस किया था परपेचुटी में मिलता रहेगा। अब परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली अमाउंट को डिवाइड करने किससे, क्या आ रही है? 800। इसका मतलब पता है क्या है? अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, इन्फिनिटी तक 100 रुपए जो मिल रहे हैं, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 800 रुपए है। इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। अगर डिविडेंड 100 रुपए का मिल रहा है एक शेयर पे, तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। इसका मतलब मैंने एक फंक्शन सीखा, मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका यह है कि आप डिविडेंड को डिस्काउंट कर दें किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ऐसा ऐसा ये कब फॉलो करना है ये फंक्शन? जब एक कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती हो और उसका डिविडेंड कांस्टेंट हो, और उसका डिविडेंड कांस्टेंट हो। ये फंक्शन कब यूज करना है? जब सारा कंपनी प्रॉफिट उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती हो और उसका डिविडेंड क्या हो? कांस्टेंट हो। और उसका डिविडेंड क्या हो? कांस्टेंट हो। मेरे बच्चों जरा ध्यान देना, मैं दूसरे केस पे जा रहा हूं। बताओ सर ये कौन सी कंपनी, किस कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालोगे इस तरीके से? जिस कंपनी ने अपना पूरा प्रॉफिट बांटना है और सारे का सारा प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो उसका डिविडेंड क्या रहेगा? क्यों रहेगा कांस्टेंट? क्योंकि उसके एसेट्स उतने ही रहेंगे। एक नंबर ऑफ एसेट से एक बंदा इनकम कमा रहा है, अगले साल भी इंशाल्लाह उतनी ही कमाएगा, उसके अगले साल भी उतनी ही कमाएगा, उसके अगले साल भी उतनी ही कमाएगा, और जितनी कमा रहा है सारी की सारी क्या करेगा? बांट देगा। तो सर उसकी मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका यह है। अब सुनना जरा दोस्त, अब सुनना आप जी मेरे बच्चे। या देखो मैं आसान भाषा में बात बता दूं, सुनो, उर्दू जुबान। देखो मैं इसलिए ना टेक्निकल्स में पहले नहीं जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं पहले मैं कॉन्सेप्ट और लॉजिक दे दूं, फिर उसके बाद मैं इन सारी चीजों पे आऊं। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूं। आमतौर पे अक्लमंद कंपनियां क्या करती हैं, जब एक एसेट खरीदती हैं, वो डेप्रिशिएट होता है ना, एक सिंकिंग फंड बना देती है। क्या बना देती है? उसके पैसे उसके लिए जमा करना शुरू कर देती है। वो डेप्रिसिएशन को टेक्निकली कैश एक्सपेंस के तौर पे लेके चल रहे होते हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन बुक किया बुक में, वहां पैसे सेव कर लिए उसके लिए। यहाँ डेप्रिसिएशन बुक किया, वहां पैसे सेव कर लिए। जैसे एक मशीन खत्म हुई, दूसरी की तैयार हो गई, दूसरे पैसे आ गए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा चीजों को आगे जाने दो, सारी चीजें सेंसिबल लगने लगेंगी। जरा सा मशीनरी को आगे जाने दो, ट्रक आगे जाएगा तो दूसरे इलाके आएंगे ना। हम लियारी में खड़े होकर सोच रहे हैं हैदराबाद में जो पानी कैसा मिलेगा, रुक जाओ, हैदराबाद पहुंचने दो। जी जनाब। अच्छा जी, सुनना, ये क्लियर हो गया भाई? कांस्टेंट डिविडेंड देंगे तो। अब आ रहा है बेटा आज की तारीख, आज के दिन का पहला काम। मेरे सामने एक कंपनी है केएसबी, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स। मेरे बच्चों बोर्ड पे ईयर 1 2 3 4
5। मेरे बच्चों फोकस, कोई बंदा बात नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हो, यहां देख लो। अनस मैं इसका जवाब दे दिया बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1000 रुपए से, कितने से? 1000 रुपए से। मेरे बच्चों फोकस बोर्ड पे, इस 1000 रुपए पे इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अज्यूम करते हैं कि जिस सेक्टर में हम ऑपरेट करते हैं उस सेक्टर में हमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, जितने भी हमारी बुक वैल्यू होती है नेट एसेट्स की, उस पे 20% का रिटर्न मिलता है। अब बताओ, मैंने मिसाल के तौर पर एक फार्मा कंपनी बनाई, 1000 रुपए शेयर होल्डर्स ने दे दिए उनको, डन। 1000 रुपए पे उन्होंने क्या कमाया पहले साल? प्रॉफिट कितने का? तो बताओ कितने का प्रॉफिट बताइए? 200। कंपनी ने सोचा यार पूरा का पूरा अमाउंट हम डिविडेंड में नहीं बांटते, हम थोड़ा सा पैसा रोक लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट का 60% बांट देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट का 60% बांट देते हैं, यानी कि 120 रुपए बांट दिए उन्होंने। अब बताओ जब साल खत्म हुआ तो उनको खुशी हुई कि उनके पास जो साल के स्टार्ट पे एसेट थे, साल के एंड पे उससे ज्यादा एसेट मौजूद थे। कितने? 1080। ऐसा ये मौजूद है। अब उन्होंने कहा अगले साल इंशाल्लाह ताला जब हम काम करना शुरू करेंगे हमारे पास थोड़े से ज्यादा एसेट्स होंगे, जब थोड़े ज्यादा एसेट्स होंगे तो हम ज्यादा कमाएंगे भी। अब मुझे बताओ, अगले साल 1080 से हमने शुरू किया और हमने 20% ही कमाया। कितना? 216। अब इस 216 कमाई का हमने 60% क्या किया? डिविडेंड दे दिया। कितना? 130। बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखिएगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। क्या आ रहा है सर मेरे पास? डबल वन पक्का? चाहिए डबल 166 मेरे पास अगले साल का ओपनिंग हो गया। अब मैंने इस पे 20% कमाया, 230। अच्छा, आप चेक करते जा रहे हो, लगातार हमारा प्रॉफिट और डिविडेंड क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। कितने? 140। क्या बचा? क्या बचा? ठीक है मेरे बच्चे, 1259। फिर 20%, 252, 151। क्लोजिंग, क्लोजिंग 1360, 1360 का ओपनिंग कितना? 272 और 163 और क्लोजिंग ऐसा। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, मैं खड़ा हुआ 5th ईयर के एंड पे, 5 साल कंपनी का मैंने डिविडेंड देके, कांस्टेंट नहीं है कंपनी के डिविडेंड, लगातार 120, 30, 40, 51, 63। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है? नहीं। अगर कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है तो मार्केट वैल्यू मालूम करने का ये वाला फॉर्मूला अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर अज्यूम था कि डिविडेंड एक एन्युटी है, कांस्टेंट है, पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। ऐसा है इधर नहीं। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है। तो सर हमने अब मैथ से पूछा कि बताओ ऐसे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाए जो ग्रो कर रहे हो। तो मैथ्स ने हमसे पूछा क्या ग्रोथ रेट कांस्टेंट है? हमने कहा ग्रोथ रेट चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ग्रोथ रेट है कितना। देखो और सुनो, और सुनो, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ा फोकस करना। जो चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हारे लेवल की नहीं है, लेकिन चूंकि आप हमारे कोर्स में आ गए तो हमें पढ़ना है। ठीक है जी? यहां देख लो, मुझे बताओ मेरा पहले साल का डिविडेंड कितना था? 120, 120। ये डिविडेंड ग्रो करता हुआ 163 तक पहुंच चुका है। ग्रो करता हुआ कहां तक पहुंच चुका है? सुनो, एक दफा ग्रो हुआ, सही कह रहा हूं, दूसरी दफा ग्रो हुआ, तीसरी दफा ग्रो हुआ, चौथी दफा ग्रो हुआ, 4 दफा ग्रो होने के बाद ये 163 पे पहुंचा। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो ये ग्रोथ रेट कितना है? ये एनुअल ग्रोथ रेट निकाल के दे सकते हो इससे? ये फंक्शन से आता है? हाँ हाँ जी। दोबारा दोबारा दोबारा, क्या नाम है? फुजैल, मुझसे पूछ लो, मेरा बच्चा मुझसे पूछ लो। अच्छा कैलकुलेशन कर जी। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स रखो ना, इट वुड काउंट एज 8%। इसका मतलब है
डिविडेंड्स आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट 8%। अच्छा अब एक काम करो, जरा ईयर 1 और ईयर 2 को देखो जरा, 8% बन रहा है। 120 को 8% ग्रो कराओ, 120 को 8% ग्रो कराओ, 130 बनता है, बनता है। 130 को ग्रो कराओ, 140 बनता है। 130 इंटू 1.08 बनता है। 140 को ग्रो कराओ, 151 बनता है। और 151 को ग्रो कराओ, 163 बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारे डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग जरूर है। कांस्टेंट नहीं है लेकिन ग्रोथ रेट कांस्टेंट है इनका, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है। हमने मैथ से पूछा कि कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दे। उसने कहा हाँ है। मैंने कहा क्या मैं बचपन में पढ़ के आया हूं वो? उससे कहा हाँ, क्यूटी के कोर्स में तो है, आप पूछ लो क्लास वालों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने कहा क्लास वालों, क्या तुम लोग ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा, हमें जरूरत भी नहीं, नहीं पढ़ा ना, हमें कोई जरूरत नहीं। सुनो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन ये है, और से सुनना, कि आप एन्युटी लो, उसको ग्रो कराओ, ऐसे उसकी मार्केट वैल्यू मालूम करो। मैंने कहा क्या मुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? तो अगर आप कैफ के स्टूडेंट हो तो मैं कहूंगा हाँ, लेकिन अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट होते तो मैं कहता ना। क्यों? वहां ओपन बुक है, वहां ये फंक्शन आप लेके सुकून से पेपर में जा सकते हो। सुनो, लेकिन अब ये हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा। सुनो, अगर ग्रोथ रेट 0 है, डिविडेंड कांस्टेंट है, तो आपको नहीं लगता ये फंक्शन रिड्यूस होके कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा डी ओवर ऐसा। अगर ग्रोथ रेट, बेटा मैं उर्दू देखो, मैं तुम लोगों को ना मैथ्स को थोड़ा सा चैलेंज करूंगा, ठीक है? मुझे बताओ, अगर कंपनी के डिविडेंड में ग्रोथ नहीं होती, डिविडेंड कांस्टेंट होते, कांस्टेंट होते, ग्रोथ रेट 0 हो जाता, तो डी इंटू 1 प्लस 0 इज डी, डी बच जाता है यहाँ पे ऐसा। और नीचे के ई माइनस 0 इज के ई। तो आपको नहीं लगता कि ये वही फंक्शन आ जाता जो ये था? ये कब है? जब ग्रोथ नहीं है, डिविडेंड कांस्टेंट है, अमाउंट में कांस्टेंट है, लेकिन सर यहाँ तो डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं, तो हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। सर क्या ये मुझे याद करना है? देखिए ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन, और एज एन अकाउंटेंट हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर नहीं भी पता हो तो कोई मसला नहीं है। हमें ये बताया गया कि ये ग्रोइंग डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू इस फंक्शन से निकलेगी, ये फंक्शन इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। अब बताओ मैं कैसे निकालूं मार्केट वैल्यू कंपनी? और तो सुनना, अज्यूम करो कि 20% है, निकालो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। डिविडेंड कितना लूं? मैं इस वक्त 5th ईयर के एंड पे खड़ा हूं। देखो आखिरी डिविडेंड हमने कौन सा दिया है? 163। 1 प्लस ग्रोथ रेट 8% डिवाइडेड बाय 20% का केई माइनस 8% का ग्रोथ रेट। बताएं मेरे पास मार्केट वैल्यू क्या है? 1467 क्या है इस कंपनी की मार्केट वैल्यू? इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है हाँ 160। क्योंकि हम, मुझे एक बात बताओ, ये डिविडेंड की हिस्ट्री है, तो हम कहां खड़े होंगे इस वक्त? अगर ये डिविडेंड की हिस्ट्री है तो हम कहां खड़े हुए? 5th ईयर के एंड पे खड़े हुए। क्या आ रहा है? 14, ये 1469 होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच करेगा ये। क्यों? आप मांग भी 20% रहे हो, ये कमा भी कितना रहा है? 20% कमा रहा है ऐसा। तो सर मेरे पास इफेक्टिवली बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। जरूरी नहीं है ये यहां आ गई, लेकिन जरूरी नहीं कि हम कमा भी 20 रहे हैं और शेयर होल्डर मांग भी 20 रहा। अब सुनो 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 सुनो, लिखेगा नहीं कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। मुझे एक बात बताओ, ये किन डिविडेंड्स की मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका है? जो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेंगे। अच्छा, कॉन्स्टेंटली ग्रो करने वाले डिविडेंड्स के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होगी? ग्रोथ रेट निकालनी होगी। ग्रोथ रेट कैसे निकालूंगा? डिविडेंड्स की मूवमेंट देख के निकालूंगा कि डिविडेंड 4 सालों में, सर ये तो ऊपर 5 लिखे हुए, आपने 4 क्यों लिए? 4 मूवमेंट्स हुई है। 120 रुपए का डिविडेंड ईयर 1 के एंड पे मिला है। ईयर 1 के एंड से काउंट करो तो 5 साल तक 4 साल होते हैं। सर ये तो ईयर 1 के एंड से कैसे? पहले साल के एंड पे 120 मिला, उसमें पहली ग्रोथ कब लगी? तीसरी ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ कब लगी? अच्छा सर ये फंक्शन को डिराइव कर दें
देखो बेटा, मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने वाला टीचर हूं, मैं क्यूटी पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं। मैं अभी थोड़े से टाइम बाद आपके सामने एक फॉर्मूला रखूंगा। फॉर्मूला ये रखूंगा A इंटू बी, ठीक है जी, रेस टू द पावर लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। आप बोलोगे प्रूफ कर दो, मैं आपको क्या कहूंगा? भाई मुझे ये आता है कि इस फंक्शन से करते क्या है, ये फंक्शन डिराइव करने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूं, ठीक है जी, और आपको करना भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। उस सब्जेक्ट में आपको कह रहे फंक्शन इस्तेमाल करना आना चाहिए, हम कह रहे नहीं, पहले बना कैसे ये बताओ, ठीक है जी। वो ऑर्डर होता है ना जहाज, कहते जहाज को लैंड कैसे कराएं, कहते पहले तो आपको लैंड कराने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये जहाज जो है ना वो बना कैसे। इसमें 2 इंजन है, एक बंद है दूसरा चालू है। याद आ रहा है ना, क्या नाम था उसका? है? है? ये बटन नहीं दबाना था, वो होता है ना, वो नहीं बनना आपने, ठीक है जी। अच्छा सुनो 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 मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आप सर डिविडेंड्स की रेंज दे दें और मुझे आप ये कैलकुलेट करने को कहें ग्रोथ रेट निकाल दो, तो मैं निकाल दूंगा ग्रोथ रेट। इस ग्रोथ रेट को मैं फंक्शन में रखूंगा, के ही साथ में रखूंगा, मुझे मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अब बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं तो ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, और अगर डिविडेंड ग्रो नहीं कर रहे, कांस्टेंट है, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, ऐसा। अब बताओ, अगर मैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दूं, आप मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के दे दोगे? हैं, निकाल के दे दोगे पक्का? पहला स्टेप क्या करोगे, ग्रोथ रेट निकालोगे, फिर ग्रोथ रेट को फंक्शन में डालोगे, कर लोगे मैनेज। मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, मैंने कोर्स को बैल के ना सींगों से शुरू किया है, ठीक है जी, ताकि हम इसको काबू कर लें। आसान एरिया भी शुरू करा सकता था मैं, लेकिन मैं मुश्किल एरिया पहले करा रहा हूं ताकि आपका वक्त उस पर लग जाए। मैं इस पर टाइम लगाऊंगा, सुकून से समझा के करा दूंगा। शाबाश जी, कॉपी करो उसको, शाबाश जी मेरे बच्चे। शेयर होल्डर्स का बेटा, ठीक है जी, कहां से? यहां से कॉपी करना है, ये जूम आउट ही है बेटा, इससे ज्यादा करेंगे बहुत छोटे हो जाएंगे। ऊपर कर दूंगा मैं, तुम लोग कर लो कॉपी। हाँ, ये बच्चे कह रहे हैं कि कॉपी करना है। हैं? अभी हम आगे जाएंगे, ऐसे नहीं आ रहा होगा, वो डाटा ही नहीं देगा इतना। अभी तो यहाँ तो तुम आराम से निकाल लोगे, क्योंकि 5 साल का डाटा दिया। बाज़ औक़ात वो खाली डिविडेंड देता है, और बाज़ औक़ात वो सिर्फ 2 ही डिविडेंड देता है। 5 साल पहले 120 था, अब 160 है। अब बताओ, हाँ फिर वो करना पड़ता, ठीक है ना। चले जी मेरे बच्चों, एक नया मैं अभी चूरन देख रहा हूं। एमएफए का पेपर रिक्वायर्स डिटेल्ड राइटिंग स्किल्स। अंग्रेजी की डिटेल्ड राइटिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये राइटिंग स्किल्स है। किसी ने कहा ये क्यूटी का सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत बीएम और थोड़ा बहुत जो है ना वो बीएफडी डाल दिया है। किसी ने कहा ये बीएम का सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत क्यूटी डाल दिया गया और थोड़ा बहुत जो है वो बीएफडी डाल दिया गया है, ठीक है ना। जिस बंदे ने पूरा कोर्स बैठ के आई कैप से डिजाइन करवाया, मैं था, और पैक के जो है वो सलाउद्दीन साहब थे। सलाउद्दीन साहब जो है वो पैक के डिप्यूटी प्रिंसिपल हैं। वो वहां पढ़ाते हैं कॉस्टिंग और बीएफडी, ठीक है ना। उन्होंने और मैंने इस कोर्स पे पूरा काम किया। हमें नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्यूटी का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये प्योर राइटिंग वाला सब्जेक्ट है, इसमें ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी टाइट होनी चाहिए, ठीक है जी। ये तो ऐसे ही मजाक चल रहा है अभी। हाँ? सर, लोगों को अपनी बात करने की लाइफ का भी पता है कि 6 महीने में जब सैंपल पेपर भी सामने आएगा तो आइडिया हो जाएगा कि इस कोर्स में आया क्या, ठीक है ना। इसका मॉडल पेपर बिल्कुल शेयर करेगा आई कहता है। नया पेपर आया तो वो कहेगा मॉडल पेपर आपको पेपर के दिन ही मिलेगा, वो आगे के लिए मॉडल बन जाएगा।
एग्जाम के हिसाब से हार्डेस्ट पेपर ऑफ कैफ अज्यूम करेंगे, आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा ना आपको बड़ा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा। शुरू में आपको थोड़ी ज़हनी तकलीफ होगी क्योंकि आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हो कि आपने एक चीज देखी नहीं है ना सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो उसका ये दूसरा एक्सपीरियंस जो तुम्हारा है ना। चलो जी, दूं एक सवाल। थैंक यू भाई मोहित, वाह। जी मेरे बच्चों, दूं एक सवाल। पहले मैं एक अपने दिल की तसल्ली के लिए छोटा सवाल आपको दे दूं, फिर मैं मुश्किल सवाल आपको दे रहा हूं। सुनना जरा दोस्त, सुनो प्लीज, बोर्ड पे देखो। सर एक कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री ये है कि उसने पिछले 5 सालों में जो डिविडेंड दिया है, ये डिविडेंड दिया है पिछले 5 सालों में, ये डिविडेंड पर शेयर, ये डिविडेंड दिया उसने पिछले कितने सालों में, 5 सालों में, ठीक है जी। इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16% या कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे 24%। मुझे बताया इसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल के दे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालें। सबसे पहले क्या निकालूं सर इसमें, ग्रोथ रेट निकालें। जी, डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना आ रहा है, ग्रोथ रेट 23 आ रहा है। अच्छा, अरे काम करो, ये के कर दो 30%। जी 202 पक्का। अच्छा चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इधर देख लो, एक सेकंड। 5 रुपए का डिविडेंड था, ग्रो करता करता 11.5 पे आ गया, ग्रो करता करता 11.5 पे आ गया, कितने सालों में। अच्छा यहाँ लिखा हुआ 5 है, फिर सर ग्रोथ 1 साल, ग्रोथ का दूसरा साल, ग्रोथ का तीसरा साल, ग्रोथ का चौथा साल, क्या आ रहा है ग्रोथ रेट, 49, 23.14, ठीक है, ये आ गई ग्रोथ रेट। ऐसा, अब बताएं सर ग्रोथ रेट आ गया, अब मैं क्या करूं, मुझे मालूम करनी है प्राइस, कैसे निकालूं सर। अब लास्ट डिविडेंड 11.5 है, इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है, डिवाइडेड बाय 30% माइनस 202। अच्छा चलो बेटा, राउंडिंग ऑफ की वजह से किसी का दो, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो मैं इल्तिजा कर रहा हूं, जिस बंदे की मैथ्स वीक है ना, उसको ये सब्जेक्ट खून के आंसू रुलाएगा, ये मैं अभी बता दूं आपको, ये भी रुलाएगा और सीए फाइनल में जाके हर सब्जेक्ट खून के आंसू रुलाएगा। मैं एक काम करके दे रहा हूं सर, 5 रुपए का डिविडेंड था, 1 प्लस ग्रोथ रेट रेस द पावर 4,
ये बराबर है 11.5 का। कुछ लोगों से ग्रोथ रेट नहीं निकल रहा, मैं निकाल के दे रहा हूं, सुनो। ये 5 यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाय 5। डन। ऐसा। फिर मेरे बच्चों गौर से सुनना, ये जो 4 ऊपर छत पे चढ़ा हुआ है, इसको नीचे कैसे उतारेंगे? गौर से सुनना। हम करेंगे ये कि हम सर दोनों तरफ ना 1/4 की पावर ले लेंगे। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 1, 0 नहीं है 1। ठीक है, यहां बच जाएगा 1 प्लस ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 11.5 डिवाइडेड बाय 5 1/4। ऐसा। अब ये 1 यहां है, वहां जाके क्या हो जाएगा? अब अगर किसी से ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं कैलकुलेटर पे करके दे दूं, या ये कर लोगे? डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दे, डायरेक्ट आ जाएगा। पूरी इक्वेशन पुट कर दो डायरेक्ट। यार मैं देखो इल्तिजा कर रहा हूं बेटा, जिसकी मैथ्स इतनी वीक है ना, यहीं से अपने पैसे बचाओ और एसीसीए की तरफ शिफ्ट कर जाओ। मसला ये एसीसीए में भी यही है, ठीक है ना? नहीं, आईसीएमए में जाओगे तब भी यही है, आप मेडिकल पढ़ लो, ठीक है ना? हैं? क्या कह रहा हूं? वहीं से यहाँ आयो? अच्छा, वहीं से। अच्छा जी। नहीं मतलब कुछ लोगों को मैथ्स से इशू होता है, वही वो भागो यार, मैथ्स दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, क्या पढ़ने हो? अकाउंटिंग। लेकिन हमने तुमको मैथ्स पढ़ा दिया। चलें जी आगे बढ़े हम दोस्त। दो एक सवाल और, अब थोड़ा मुश्किल सवाल दूंगा। ये कर लिया? कॉपी कर लो पहले कॉपी। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ग्रोथ रेट का फंक्शन लिख दो नीचे, डायरेक्ट ग्रोथ रेट लिख दो, कहानी खत्म। मैं मैथ्स के फंक्शंस आपको वहां सॉल्व करके नहीं देने, मैथ्स का पेपर नहीं है ये। ठीक। किसकी? हमारी क्लास कितने बजे तक है? तो ओपनिंग सेरेमनी मेरे बगैर नहीं हो सकती, टेंशन नहीं। हर बात अज्यूम करेंगे ग्रोथ कांस्टेंट है, नहीं बेटा हम अज्यूम, हाँ ये हम अज्यूम करेंगे कि चलो सर आई कैप की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें ट्रांजेक्शन पीरियड से रिलेटेड क्या बोला है, ये हम क्लास खत्म करके पहले देख लेंगे और फिर मैं क्लास में बता दूंगा। यहाँ देख लो दोस्त, बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। एहसान करते हो आप क्लास में आके यार, मैं मेरे बच्चे भी याद रखेंगे आप आए थे क्लास में। अब मैं आपको दे रहा हूँ सर ये सवाल जो मैं बीएफडी के बच्चों को भी देता हूँ। ऊपर वाली कहानी आपको नहीं बता रहा, ये आपको मैंने दिया डाटा, छोड़ दो बाकी की चीजें छोड़ दो, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 26%। आपसे कहा जा रहा है कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालो, और तो सुनना सर ये तो डिविडेंड के इतने बड़े बड़े फिगर आ रहे हैं, आने दो, फंक्शन वही है, काम आपने उसी तरह करना है। क्या निकालना है सर? मैंने इस पे मार्केट वैल्यू निकालना है, पहले ग्रोथ रेट निकालना है फिर मार्केट वैल्यू। किससे निकालना है? प्रॉफिट से या डिविडेंड से? डिविडेंड से, प्रॉफिट से नहीं है। बिल्कुल उसामा बिल्कुल सही कह रहे हो। 10 पॉइंट बिल्कुल सही, शाबाश। कितना आ रहा है तेरा? बड़े। अच्छा एक चीज देखो दिमाग में रखना, आपने जो ग्रोथ रेट निकालना है ना वो एवरेज ग्रोथ होता है। वो क्या होता है? जरूरी नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% ही ग्रो हो रहा हो, ठीक है ना?
ज्योमेट्रिक फंक्शन हमेशा आखिरी साल पे ही निकालेंगे। बिल्कुल सुफियान सही कह रहे हो, बिल्कुल। $10.28 आ रहा है ग्रोथ, पक्का? आर यू श्योर? नहीं, हाँ जी, सबसे पहले निकालना है सर ग्रोथ रेट। बोर्ड पे सर कैसे निकला ग्रोथ रेट सर? सर ग्रोथ रेट के लिए मुझे चाहिए 4,90,500। ये ग्रो हुआ है, कितने पे पहुंच चाहिए? 7,25,500। 18 पे कितने सालों में? 4 सालों में। पहला ग्रोथ, दूसरा ग्रोथ, तीसरा ग्रोथ, चौथा ग्रोथ, डन। ग्रोथ रेट क्या है? 10.28। यही है मेरे बच्चों। बोर्ड पे 10.28। नाउ द मार्केट वैल्यू। सर मेरे पास आखिरी डिविडेंड जो दिया है 7,25,518 का दिया गया है। 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी जी? 10.28 डिवाइडेड बाय यही 26% माइनस 508। डन है? या आगे मार्केट वैल्यू ऐसा, पक्का? अब सुनो 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 सुनो, अब मैं आपको दे रहा हूं बीएफडी के पास पेपर से एक छोटा सा सवाल, ठीक है? कितने लोगों ने खुद से सही निकाल लिया था ये? तो एक फंक्शन 5 दफा लगाओगे तो उसके बाद भी नहीं आएगा तो लानत है। बेटा नहीं करो दिमाग खराब। दूं? कितने लोगों ने कर लिया ये? सबने कर लिया? चलो आओ। सुनो दोस्त, सुनो 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 सुनो, सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा 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 सुनिएगा। आंखें खोल के काम करना है, सवाल सीधा नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। वो कह रहा है जनाब, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू कंपनीज विच आर बोथ फाइनेंस्ड इंटायरली बाय इक्विटी। इसका क्या मतलब होता है इंटायरली बाय इक्विटी? इसमें सिर्फ इक्विटी है, इसमें डेट वेट नहीं है, ठीक है? सिर्फ मालिक के मालिक हैं, सूदखोर नहीं है कोई इसमें, ठीक है जी? वो कह रहे भैया इसके 1.5 लाख शेयर हैं। हमने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ? इधर भाग गई। 1.5 लाख शेयर है, एक की वैल्यू है 3.42। हमने कहा हमें तो मार्केट वैल्यू मालूम करनी थी, वो तो इसने खुद ही दे दी है। मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, इसने खुद ही दे दी। वो मार्केट वैल्यू का फंक्शन क्या था सर? प्राइस, यानी मार्केट वैल्यू बराबर है किसके? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी। भाई इसने तो प्राइस दे दी ऑलरेडी, तो पता क्या कैलकुलेट करवाएगा? तो एक बंदा सोच रहा है अच्छा हमसे ये पी नहीं निकलता, वो के जो इतना घुसा हुआ है वो कैसे निकलेगा है? ये फंक्शन में के ही निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है ना। डाटा आपको पूरा भी मिल जाए तो मैथ्स के लिए घुमाना घुमाना फिराना घुमाना फिराना, ऐसा कर लोगे? अच्छा, वैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख देता हूँ। इसी फंक्शन में जब के ही मालूम करना होगा ना, तो इसी फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। आप चाहो तो एक ही फंक्शन याद करो, इसमें प्राइस भी निकालना और के ही निकालना दोनों सीख लो। और अगर आप याद नहीं करना चाहते इसको, तो के ही निकालने का अलग से भी मैंने फंक्शन बना दिया आपके लिए, ठीक है जी? अब आपको दोनों में से एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, दोनों इस्तेमाल करना है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी? सर इस पूरे कोर्स में कितने फंक्शन हैं? इस पूरे कोर्स में 50 से ज्यादा फंक्शन है, लेकिन लोग इस वक्त ड्राफ्टिंग स्किल्स को फोकस कर रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा जी सुनो, यहां देखो बोर्ड पे सुनो। वो कह रहा है भैया हमें तो मार्केट वैल्यू पता है, 1.5 लाख शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू 3.42।
इस कंपनी का प्रॉफिट है 62,858। हमने कहा ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। डिविडेंड वो कह रहे करंट डिविडेंड कितना 6158। वो कह रहा है 5 साल पहले का डिविडेंड कितना था 2473। अब बताओ है यहाँ 5 पावर 5 लगाओगे क्योंकि उसने लिख के दे दिया कि 5 साल पहले। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या क्या गिवन है इस सवाल में? ग्रोथ रेट निकल आएगा इसमें से आराम से, फिर डिविडेंड भी गिवन है, प्राइस भी गिवन है, मालूम क्या करना है सर? के ही मालूम करना है। शाबाश, दोनों कंपनीज का मुझे के ही चाहिए। मुश्किल सवाल है, निकाल लो। अरे हाशिर जबरदस्त यार, बेहतरीन। जी मैं कराऊं, कितने आ रहा है सर? अच्छा, एक ग्रोथ रेट 20% आ रहा है, एक का के कितना आ रहा है 21%। चलो चेक कर दें, ये ट्रेंडी का निकाला है या जंबो का निकाला है? ट्रेंडी का हमारे पास 5 साल पुराना डिविडेंड है 2473, और ये 5 सालों में ग्रो करने के बाद 6158 पे आ गया। ऐसा? अब एक बात बताओ, अगर ग्रोथ रेट 20 है तो मैं आराम से इसको आगे लेके जा सकता हूं सर। बताया मेरे पास करंट डिविडेंड कितना है लेटेस्ट, इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना 20% डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट इज 20%। ऐसा? ये बराबर है किसके? 1.5 लाख शेयर्स इनटू 3.42, दैट इज द मार्केट वैल्यू। भाई मुश्किल चीज है, कर लोगे ना? है पक्का मेरे बच्चों? वाकई कितना आ रहा है 21.44। अच्छा बोर्ड पे देखना, मैं इसको करवा भी देता हूं दूसरे तरीके से भी। चाहो तो ये फंक्शन इस्तेमाल कर लो। मैंने आपको दूसरा फंक्शन भी बताया कि के निकालने का डायरेक्ट फंक्शन ये भी है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। के बराबर है, डिविडेंड कितना है 6158, 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 1.5 लाख इंटू 3.42 प्लस ग्रोथ रेट कितना जी? क्या आ रहा है बताओ? के 21 पॉइंट। अच्छा चलो, ये तो हमने कर दिया सर किसका, ट्रेंडी का। अब एक काम करो, जंबू का भी निकालो। जंबू जंबो का क्या हिसाब आ रहा है 20.5 आ रहा है ग्रोथ रेट। अच्छा कि ग्रोथ रेट कितना है 5% होगा। चलो ग्रोथ रेट शाबाश। यार तुम लोगों को यकीन करो, बीएफडी पढ़ाना इतना आसान हो जाएगा अगर ये चीजें ध्यान में बैठ गई। बीएफडी में बंदा स्टार्ट ही जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से लेगा। यहाँ तुम लोगों को मेरी शुरू की 12-15 क्लासेस इसी पे जाती हैं। अभी कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे हम, फिर डेट की वैल्यूएशन पढ़ेंगे, अभी इक्विटी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, वक्त इसमें लगता है ज्यादा। जंबो का क्या आ रहा है के 20.6, 20.5, 20.6 सही है। अच्छा जी, अब बताओ ये जो जंबो है इसका ग्रोथ रेट 5% कैसे आ रहा है मेरे बच्चे? 37,600 पुराना डिविडेंड है, 48,130 करंट डिविडेंड है। $48,130। मुझे बताएं ग्रोथ रेट कितना है इसमें? पक्का सही कह रहा है ये बच्चा। अच्छा पावर 4 क्यों नहीं होगा उसकी तरह लॉजिक सुन लो, यहां देख लो इधर जरा। पावर 4 क्यों नहीं होगा उसकी लॉजिक सुन लो। सुनो सुनो 2 मिनट के लिए ना सारे लोग बोर्ड पे देख लो ताकि एक कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। एक बात बताओ, ईयर 1 के स्टार्ट को हम क्या कहते हैं? ईयर 0 कहते हैं। फिर जब पहला साल कंप्लीट होता है ईयर 1 आ जाता है, दूसरा साल कंप्लीट होता है, तीसरा साल कंप्लीट होता है, चौथा साल कंप्लीट होता है,
5वां साल कंप्लीट होता है। इधर आपके सामने कितने मुकम्मल साल मौजूद हैं? 5 मुकम्मल साल मौजूद है, ऐसा। लेकिन नंबर आपको 6 नजर आ रहे होंगे। मुकम्मल साल कितने हैं? 5 है। पहला डिविडेंड कब बटेगा? ये मेरे बच्चों, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? ऑनलाइन वालों, अब आवाज आ रही है? अच्छा जी सर सुने, यहां है 5 साल डिविडेंड कितने हैं? 5। पहला डिविडेंड कब मिलेगा? यहां मिला पहला डिविडेंड। मुझे बताएं, मेरे पास इस डिविडेंड पे जो पहला डिविडेंड है, इस पे कोई ग्रोथ तो नहीं है ना? ये तो पहला डिविडेंड है। मैं दे दूंगा। चलो जी, ये पहला डिविडेंड है, इस पे पहला ग्रोथ यहां आएगा, दूसरा ग्रोथ यहां आएगा, तीसरा ग्रोथ यहां आएगा, चौथा ग्रोथ आपके पास यहां आएगा, ऐसा। अब अगर मैं 5वें साल के एंड पे खड़ा हूं और मैं इस डिविडेंड को मुखातिब कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? ये डिविडेंड कितने साल पुराना है? ये 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना नहीं है। ये कितने साल पुराना है? 4 साल पुराना है। क्यों? पहले साल का एंड और 5वें साल का एंड में 4 साल का गैप है, ऐसा। नजर 5 आ रहे हैं, लेकिन क्या 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 मतलब है इसका? सर 4 साल पुराना डिविडेंड। अब ऊपर देखो उसने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, उसने कहा 5 इयर्स अगो। तो 5 इयर्स अगो का मतलब जेन्युइनली 5 साल अगो है, ठीक है जी। ये कितना है भाई? 4 साल अगो। 5वें साल के एंड पे अगर मैं खड़ा हूं, तो मैं कह रहा हूं 4 साल पहले डिविडेंड 1 रुपया था, या डिविडेंड से 2 रुपए थे, 10 रुपए था। सर अगर मैं यहां खड़ा हुआ होता तो मैं कहता 5 साल पहले डिविडेंड इतना था। तो जब एग्जामिनर लिख के दे दे डिविडेंड 5 इयर्स अगो, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट पावर क्या लेनी है? 5 लेनी है। और अगर वो टाइमलाइन बना के दे रहे तो आपने गिनती खुद करनी है फिर, ऐसा। अगर इस तरह की टाइमलाइन बना के दे रहे तो गिनती खुद करोगे, लेकिन अगर वो लिख के दे रहे 5 साल पहले तो कर लोगे मैनेज। अब बताओ, ग्रोथ रेट आ गया तो मैं अब केई का फंक्शन लगा दूं कैसे जी? डिविडेंड कितना है जी? 48 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,42,000 शेयर्स हैं, 5,65,000 रुपए वाले, 65 पैसे वाले, 5,65,000 पैसे वाले प्लस, ऐसा। बताओ मेरे पास क्या आ रही है सर? के कितना आ रहा है? 20.61 पक्का? क्या मैंने आपको कांस्टेंट डिविडेंड से मार्केट वैल्यू निकालना सिखा दिया? क्या मैंने आपको कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड से मार्केट वैल्यू निकालना सिखा दिया? क्या दोनों केसेस में अगर आपको डिविडेंड और मार्केट वैल्यू गिवन हो, ग्रोथ गिवन हो, तो आप यही निकाल लोगे? पक्का? पक्का? आर यू श्योर 100%? सर बस हम यहीं तक रखते हैं, जल्दी ऑफ कर रहा हूं मैं 10 मिनट, ठीक है जी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अभी के अभी आपको ग्रुप पे दे रहा हूं, ठीक है।